Hey guys, welcome back to Live Gyan. मियामोटो मुसाशी एक जापानीज फिलोसोफर और स्वर्ड्समैन थे जिन्होंने हमें 9 प्रिंसिपल्स स्ट्रैटेजी के बारे में बताए। अब इन प्रिंसिपल्स को आप अपनी लाइफ में लगा सकते हैं आगे बढ़ने के लिए या पढ़ाई में लगा सकते हैं टॉपर बनने के लिए। ये बस आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ साथ क्रिएटिविटी भी लगानी होती है। अब मियामोटो मुसाशी ने हमें इन 9 प्रिंसिपल्स का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है, तो मैं आपको पहले रूल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपना इंटरप्रिटेशन दूंगा उन रूल्स का। तो चलिए देखते हैं मियामोटो मुसाशी के 9 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। पहला है, डू नॉट थिंक डिसऑनेस्टली। बचपन में आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ये हमने इतनी बार सुन लिया है कि इसका सारा मीनिंग ही चला गया है। मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस चीज सिर्फ झूठ ही बोलना नहीं है, बल्कि अपने आप से झूठ बोलना है। अपने आप से अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बहुत अनहेल्दी आदमी है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, या मान लीजिए उसको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है। अब वो आदमी दूसरे लोगों से तो झूठ बोल सकता है, अपने वेट के बारे में झूठ बोल सकता है, ये बोल सकता है कि मेरे ब्लड टेस्ट में तो सब नॉर्मल है, लेकिन अगर वो अपने आप से झूठ बोलने लगा कि अरे सब ठीक ही तो है, मुझे क्या दिक्कत है, तब वो असली डेंजर में आ जाता है। अगर आप हमेशा अपने थॉट्स ऑनेस्ट रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है और अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स विद ऑनेस्टी। इसीलिए कभी आप और लोगों से झूठ बोलो ना बोलो, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। सेकेंड पॉइंट है, द वे इज इन ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि आप चाहे अपना काम जिस भी फील्ड में कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें ट्रेनिंग करें। मतलब कि आप रोज़ उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। ये काफ़ी यूज़फुल रिमाइंडर है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी कि हम कितनी भी बुक्स पढ़ लें और वीडियोस देख लें, अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने देखा यूजुअली लोग 2 एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। या तो वो कहते हैं कि भाई अप्लाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो कुछ नया सीखता ही नहीं और वो कुछ नया पढ़ते भी नहीं है, या लोग एकदम फुल लर्निंग मोड में ही चले जाते हैं और कभी अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी हैं। मेरी एडवाइस यही है कि आप इन दोनों का बैलेंस बनाएं, कुछ हफ्ते या महीने चीज़ें सीखें और उसके बाद उसको अप्लाई करें और फिर इस साइकिल को रिपीट करते जाएं। थर्ड पॉइंट है, बिकम अक्वेंटेड इन एवरी आर्ट। इस लाइन का मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जितनी आर्ट्स और स्किल्स हम समझ सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मेरा म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या कुकिंग या पेंटिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है मास्टर एवरी आर्ट, यहाँ पे सिर्फ अक्वेंटेड लिखा है। अक्वेंटेड का मतलब है सिर्फ थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में जान लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा बहुत कुकिंग की नॉलेज रखते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत गार्डनिंग की नॉलेज रखते हैं, तो आपको और बेहतर पता चलेगा कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है और कैसे बन रहा है। यह आपको अपनी हेल्थ के लिए अच्छी चॉइसेस लेने में मदद करेगा। इसके अलावा जब आप कुछ अलग अलग चीज़ें जानते हैं तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ भी आने लगते हैं, और इन नए आइडियाज़ की वजह से क्या पता कि आपको कोई नया स्टार्टअप आइडिया आ जाए या आप कोई साइंस की नई थ्योरी निकाल लें। फोर्थ पॉइंट है, नो द वे ऑफ ऑल प्रोफेशंस। एक बहुत फेमस सेइंग है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये सुनने के बाद लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए वरना हम मास्टर ऑफ नन रह जाएंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये कोट शायद इनकम्प्लीट है और इसका फुल वर्जन हो सकता है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ अ मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। यही चीज़ मुझे लगता है मियामोटो मुसाशी भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अच्छे होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको और एरियाज़ की नॉलेज होती है तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि उससे आपकी स्किल्स बढ़ती ही हैं, घटती नहीं हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि वर्ल्डली मैटर्स में आपको फ़ायदे और नुकसान का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको हमेशा एक सेंस होना चाहिए कि कुछ काम करने से आपका फ़ायदा भी हो रहा है या सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। काफ़ी बार लोग बहुत सारा काम करने लगते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उसका फ़ायदा क्या है। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब आप इतना टाइम तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हाँ, हर चीज़ में फ़ायदा या नुकसान नहीं देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप्स में या फैमिली मैटर्स में हमेशा फ़ायदा नुकसान नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई ही कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी का आउटपुट क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लॉस की समझ अच्छे से होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और वो किसी नए आइडिया से बहुत अटैच हो गया और वो उसके पीछे लग जाए, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर लॉस हो ही रहा है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो उस आइडिया को क्विट कर देना शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन हो उसके लिए। 6 पॉइंट है, एक इंट्यूटिव जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंट्यूटिव जजमेंट का बेसिकली मतलब है कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है किसी चीज़ के बारे में। काफ़ी बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी इंसान से मिले और आपकी गट फीलिंग कहती कि यार ये इंसान कुछ गड़बड़ है। अगर आपका इस तरह का इंट्यूशन और चीज़ों के बारे में भी आ जाए तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। अब सवाल यही है कि भाई गट फीलिंग अगर नहीं आ रही है तो क्या करें। इसके ऊपर मुसाशी ने तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में नए हैं और आपको स्टेज पे एक जोक क्रैक करने का आइडिया आया, तो हो सकता है कि वो जोक ऑडियंस को पसंद ना आए। लेकिन अगर आप बहुत सालों से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको अपने आप ही एक गट फीलिंग आ जाती है कि भाई मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि अपना इंट्यूशन डेवलप करने के लिए पहले तो आपको उसको सुनना होगा कि आप अपने आप से पूछो कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में गट फीलिंग क्या आ रही है। उसके बाद आपको उसको कंफर्म करना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन हमेशा गलत होता है तो इसका मतलब है कि उस पर और काम आपको करना चाहिए और आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर काफ़ी बार आपका इंट्यूशन सही होता है तो आप उसको अपने डिसीजंस लेते टाइम और सीरियसली भी कंसिडर कर सकते हैं। 7 पॉइंट है, उन चीज़ों को महसूस करना सीखो जो देखी नहीं जा सकती। काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको दिखती नहीं हैं लेकिन वो असली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्यार एक ऐसा इमोशन है जो आप किसी ब्लड टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फील ज़रूर कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो कंपनी बहुत पैसे भी कमाती है। सारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तो बढ़िया हो सकती हैं, लेकिन अगर उस कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है तो वो अपने बेस्ट एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं कर पाएगी और वो कभी ना कभी उसको छोड़ के चले जाएंगे। इस सिचुएशन में उस कंपनी का कल्चर आपको आंखों से किसी रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन वो आपको समझना आना चाहिए। 8th पॉइंट है, पे अटेंशन इवन टू ट्राइफल्स, मतलब छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना सीखो। काफ़ी बार आप ये देखें कि नॉर्मल सामान में और लग्जरी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों का ही फ़र्क होता है। अगर आप किसी बहुत अच्छे होटल में ठहरेंगे या आप दुनिया के बेस्ट होटल में ठहरेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको छोटी छोटी चीज़ों में ही दिखेगा कि उनकी बेडशीट किस मटेरियल की है, उनका स्टाफ आपको कैसे ग्रीट करता है, एट्सेट्रा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पॉइंट तब अप्लाई होता है जब आप ऑलरेडी कोई चीज़ बहुत दिनों से कर रहे हो। शुरुआत में ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुरुआत से ही हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेस में तो आपका फोकस बिग पिक्चर से हट जाएगा। इसीलिए मुझे ये लगता है कि एक बार आप अपने काम में एस्टैब्लिश हो जाएं, अपनी स्किल्स बढ़ा लें, उसके बाद छोटी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। 9th पॉइंट है, डू नथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़। इसका काफ़ी लोग ये मतलब निकालेंगे कि टीवी नहीं देखना चाहिए, वीडियो गेम्स नहीं खेलना चाहिए, एट्सेट्रा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं तो वो भी यूज़फुल हो सकती हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन से ही जब आप काम पे वापस आएंगे तो आपका फोकस और अच्छा होगा। हाँ, अगर आप एक्सेस रिलैक्सेशन करेंगे तो वो भी यूज़लेस हो जाता है, या अगर आप एक्सेस में काम करते हैं तब भी आप इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो गाइज, ये थे मियामोटो मुसाशी के 9 स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स। इनके साथ मैंने आपको अपना इंटरप्रिटेशन तो बता दिया है। हो सकता है आपका इंटरप्रिटेशन किसी पॉइंट का कुछ और हो, तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी हर किसी की यूनिक होती है, इसीलिए मुझे लगता है हम सब लोगों को एक दूसरे से सीखना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं मियामोटो मुसाशी के 21 रूल्स फॉर लाइफ पे, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।